Hello aspirants, welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 14th April and it's Sunday, so let's get started. यहाँ पर ईरान ने एक इजरायली वेसल को सीज किया है ओके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास से जिसमें 17 इंडियंस भी थे। ओके तो इंडिया ईरानी अथॉरिटीज के साथ बात कर रहा है ताकि इनकी रिलीज की जा सके एंड इसराइल ने सीजर को कहा है दैट दिस इज लाइक ए पायरेट ऑपरेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इरानियन गार्ड्स उतर रहे हैं इस पे। ओके तो एक बार यार थोड़ा सा ना इस मैप को आज और देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना 100% श्योर शॉट है। मैं थ्रू आउट द ईयर मैंने यहाँ से काफी कुछ एक्सप्लेन करा है, हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इसको। ओके तो ये है हमारा वेस्ट एशिया। ओके पहले जरा यहाँ की जो वाटर बॉडीज है उनके बारे में देखते हैं। सी दिस इज ईरान, दिस इज इराक एंड हियर इज इजराइल। ठीक है ओके और अभी रात को आज 1:30 बजे से अटैक लॉन्च किया है ईरान ने। काफी सारे ड्रोन और मिसाइल अटैक देखे गए। ठीक है इराक के थ्रू होते हुए ये इसराइल को हिट करने के लिए आगे बढ़े। ठीक तो रात को 1:30 बजे से मैं देख रहा था इसको एबीसी न्यूज लाइव पर, तो वहां पे दिखाया जा रहा था। और इसराइल के साथ साथ यूएसए एंड यूके की एयरफोर्स ने भी इनको सपोर्ट दिया है इसराइल को, और तीनों मिलकर इन ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई कि किसी भी ड्रोन या मिसाइल ने इजराइल की टेरिटरी पे हिट किया हो, बट ये लोग उनको हवा में ही मार गिरा रहे हैं। ओके अब देखिए मैं रात रात 1:30 बजे से ही हमला शुरू हुआ, करीब 2:30 बजे से मैं इसको कॉन्स्टेंटली देख रहा था। बट एक चीज नोटिस की कि यहाँ पर जितने भी न्यूज चैनल्स को कवर करते थे, बहुत क्वाइटली ये न्यूज दी जा रही थी, सिर्फ बताई जा रही थी, कहीं पे ना शोर शराबा था ना चीख चिल्लाहट थी, कुछ नहीं था। ओके और अभी आप सुबह होने दीजिए और हमारे लोगों को देखिएगा, हमारे मीडिया को आकर वो ग्राफिक्स भी ले आएगा, वो टैंक्स भी ले आएगा, वो मिसाइल भी ले आएगा, वो डिस्ट्रॉय होते हुए भी दिखा देगा, वो सब कुछ तैयार करके दे देगा। और रात होते होते हमारे तिहाड़ी विनोम गुल्लू और ये सब शुरू हो जाएंगे कि देखिए अगर मोदी जी नहीं होंगे तो हमारे देश भी इस तरह की मुसीबतें झेलेगा, रीजनल कन्फ्लिक्ट हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ भी स्प्रेड हो सकता है। तो मोदी जी बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए। ठीक है इन्फ्लेशन को छोड़िए, रोजगार को छोड़िए, पेपर लीक हो रहे हैं, सब छोड़िए, आपसे मोदी जी को वोट दीजिए, इस तरह की चीजें रात तक होने लगेंगी। और कल सुबह तक आते आते ये भी आ जाएगा मोदी जी ने इन दोनों के प्रमुख, दोनों के प्रेसिडेंट से बात की है और ये युद्ध रुक गया है। ठीक है तो हमारा मीडिया आजकल मीडिया जैसा काम नहीं करता है, वो ड्रामेबाज ज्यादा हो गया, सेंसेशनलाइज करता है न्यूज को, इतना चीख चिल्ला के बोलता है कि आपके कान में दर्द हो जाएगा। एनीवे चलिए पहले मुझे आपको यहाँ पे कुछ वाटर बॉडी दिखानी है। ईरान और सऊदी अरेबिया इन दोनों के बीच में है यहाँ पर पर्शियन गल्फ। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ऑलराइट दिस वन। और यहाँ पे ये जो छोटा सा एनक्लेव है ना, ये ओमान का पार्ट है, यूएई का पार्ट नहीं है, ये मैं आपको एम्फेसाइज कर चुका हूँ पहले भी, राइट। देन दिस इज कॉल्ड एज गल्फ ऑफ ओमान। देन हियर इज आवर अरेबियन सी, दिस इज गल्फ ऑफ एडन एंड ये है आपकी बाब अल मंडेब, ये जो शॉर्ट में देख रहे हो ना बाब अल मंडेब। ठीक है और ये है आपका रेड सी एंड ये है आपकी स्विस कैनाल। ठीक है यहाँ से होती ही निकलेगी एंड दिस इज कॉल्ड एज योर गल्फ ऑफ अकाबा। दिस वन इज गल्फ ऑफ अकाबा। गल्फ ऑफ अकाबा में ओपनिंग है इसराइल की एंड जॉर्डन की, राइट। और यहीं से बैन गुरियन कैनाल बनाया जा रहा है एज अल्टरनेटिव टू स्विस कैनाल, राइट। रेड सी में ये जो यमन देख रहे हैं आप, ठीक है इसकी कैपिटल है सना, और यहीं पर हाउदी रेबल्स एक्टिव हैं। तो हाउदी रेबल्स ने यहाँ पर मिसाइल अटैक करते रहते हैं रेड सी में, जिसकी वजह से पूरा ट्रेड डिसरप्ट हुआ है। ओके ओमान इज अ कंट्री जो कि काफी पीसफुल है, कोई दिक्कत नहीं। यमन में इस वक्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत चल रहे हैं, भुखमरी के हालात ज्यादा फैले हुए हैं वहां पर। सऊदी अरेबिया ये हाउदी रेबल्स के अगेंस्ट यमन की जो रिजीम है, जो वहां की पॉलिटिकल रिजीम है, उसको सपोर्ट करता है। सऊदी अरेबिया ने भी यहाँ पे कई साल तक बम्बार्डमेंट की है नॉन स्टॉप यमन पे। ऑलराइट यूएई पे मैं पूरा एक लेक्चर किया था। ठीक है ये अलग अलग 7 एमिरेट से मिलके बना है, इसलिए उसका नाम है यूनाइटेड अरब एमिरेट। ऑलराइट और इसके अलावा ये है आपकी कुवैत सिटी, इराक से लगती है। एंड रिमेंबर दिस इराक आल्सो शेयर बॉर्डर, इट हैज ओपनिंग इन द पर्शियन गल्फ। ऐसा नहीं है कि ईरान लैंडलॉक्ड है, ईरान की भी ओपनिंग है पर्शियन गल्फ में, सऊदी अरेबिया की भी है एंड ईरान की भी है, तीनों की। ओके एंड ये सऊदी अरेबिया और ईरान की बनती नहीं है बिकॉज ईरान इज अ शिया कंट्री, राइट। एंड सऊदी इज ए सुन्नी कंट्री एंड दोनों अपने आप को लीडर मानते हैं। दोनों ही सेक्ट में सदियों से लड़ाई चली आ रही है विद इन इस्लाम इटसेल्फ। यहाँ पर इराक और सीरिया के बॉर्डर पर एक्टिव है इस्लामिक स्टेट, और ईरान की दूसरी तरफ अगर हम अफगानिस्तान में जाएं तो यहाँ भी इस्लामिक स्टेट एक्टिव है। दोनों ही तरफ से ईरान पे बीच बीच में अटैक होते रहते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट हम भी ईरान में सुनते हैं, वो इस्लामिक स्टेट ही करता है। ओके ओके और इस्लामिक स्टेट भी अगेंस्ट सुन्नी लेड ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका भी ये मानना है कि ये जो शिया ईरान है इसको डिस्ट्रॉय करना जरूरी है।
राइट। और ईरान की, अब विद इन ईरान आप बात समझिए, एक है उसकी रेवोल्यूशनरी गार्ड, देखिए जिसको हम कहते हैं आईआरजी, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड, और दूसरी तरफ है ईरान की आर्मी। ईरान की आर्मी की स्ट्रेंथ है करीब करीब 4 लाख, और ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड की है लेस देन 2 लाख, ओके, नियरली 1.9 लाख। ओके, एंड ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है ये बना था 1979 में, जब ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ था, और इसका सोल पर्पस है रिजीम को डिफेंड करना। ओके, आर्मी ईरान की है, दैट इज सेपरेट थिंग, बट ये रेवोल्यूशनरी गार्ड जो बना था इसका सोल पर्पस है कि यहां पर जो ईरानियन रिजीम है, ओके, थियोक्रेटिक नेचर है इनके स्टेट का, उसको प्रिजर्व करके रखना, राइट। और ये ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड का ही वो जनरल था सोलेमनी, जिसको यूएस ने मार गिराया था एयर स्ट्राइक में। ओके, एंड ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड ही है जो अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को एज अ प्रॉक्सी यूज करता है। यहां पर हाउदी रेबल्स को यूज करता है रेड सी में, राइट। उसी तरीके से यहाँ ईरान इसराइल के ऊपर है लेबनान, लेबनान में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव है हिजबुल्लाह, ठीक है। हिजबुल्लाह को भी एक प्रॉक्सी की तरह ही यूज करता है ईरान का आईआरजी, ठीक है। देन यहां पर गाजा है, और गाजा में कौन एक्टिव है? हमास, जिसके अगेंस्ट ये सारा इशू चला है अभी, क्लियर। अब देखिए एक चीज समझिए कि ईरान वैसे हिजबुल्ला हो गया, हाउती हो गया, ये सब क्या है? ये सब शिया ग्रुप हैं, तो इनको सपोर्ट करना समझ में आता है। बट हमास इज ए सुन्नी ग्रुप, उसके बाद भी ईरान जो कि एक शिया कंट्री है वो इसको सपोर्ट करता है, क्यों? बिकॉज दिस हाउदीज आर फाइटिंग अगेंस्ट द इजराइल। ओके, तो ये सारी जो पिक्चर है इसको अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा। उसके बाद अगर हम इन कंट्रीज को देखें, टर्की, सीरिया और इराक, तो इन्हीं की बॉर्डर पर एक माइनॉरिटी रहती है जिसका नाम है कुर्द, ओके। और वो डिमांड करते हैं कि हमें अपना एक इस तरह का एक कुर्दिश स्टेट सेपरेट चाहिए, दे डिमांड ए सेपरेट कुर्दिश स्टेट, ठीक है। ये माइनॉरिटी सभी इन तीनों कंट्रीज में फैली हुई है, इराक, टर्की में, इराक में, सीरिया में, और थोड़ी सी ईरान में भी, ओके। तो चारों ही कंट्री एक मैटर पे यूनाइट हो जाती है कि इस कुर्दिश माइनॉरिटी को तो बिल्कुल सब्जुगेट कर दो, क्योंकि अगर एक कंट्री में इन्होंने अपना स्टेट ले लिया तो फिर ये बाकी देशों में भी जो इनकी कुर्दिश एथनिसिटी के लोग रहते हैं वो अपने स्टेट की डिमांड करने लगेंगे। तो ये चारों कंट्रियां एक हो जाती है जब कुर्दिश पीपल को सब्जुगेट करना होता है, क्लियर। कैस्पियन सी से लगने वाली बॉर्डर्स के लिए मैं आपको बता ही चुका हूं, इसका मैंने आपको निमोनिक दिया था, मैं खुद ही भूल गया एक्चुअली। ओके, सॉरी, तारिक, ओके, तारिक, तारिक मैंने इसका निमोनिक दिया था। ब्लैक सी का भी निमोनिक मैंने आपको दिया था, दैट इज टर्किश बर्गर। ये सब मैं आपके साथ इंटरनेशनल रिलेशन में कर चुका हूँ। उसके अलावा मैंने यहाँ पे आपको एम्फेसाइज किया है, ये है आपका सी ऑफ अजोव, यहाँ से निकलेंगे हम कर्च स्ट्रेट से, ब्लैक सी में आएंगे, ब्लैक सी से हम लोग निकलेंगे, ब्लैक सी से हम लोग निकलेंगे, यहाँ हमारा आ जाएगा सी ऑफ मरमरा, देन यहाँ पे आ जाएगी आपकी बॉस्फोरस स्ट्रेट, ये आ जाएगी डार्डेनल स्ट्रेट, और ये आ जाएगा आपका एजियन सी, और फाइनली आप आ जाएंगे मेडिटेरियन सी में, ठीक है। तो ये सब रूट याद रखिएगा, ये आपको एग्जाम में इस बार पूछे जाएंगे। चलिए वेस्ट एशिया की कंट्रीज को एक बार नजर डाल लेते हैं इस पे। मेजर पावर हाउस कौन से हैं? सऊदी अरेबिया एंड ईरान, ठीक है। एक टाइम पे इराक हुआ करता था जब तक सद्दाम हुसैन वहां पे था, बट अभी इराक और सीरिया, सीरिया में उसकी रिजीम चलती थी अल बशीर की, लेकिन उसको यूएस ने काफी डिस्टर्ब किया, लेकिन रशिया ने उसको बचा लिया था एनी हाउ, ठीक है। तो वो अभी भी रूल कर रहा है, अल असद, बशर अल असद। ओके, नाउ द थिंग इज कि इराक एंड सीरिया में 2013 में इस्लामिक स्टेट का राइज हुआ, उसने अपनी एक ब्रांच अफगानिस्तान में भी खोल दी, और अफगानिस्तान तो खैर तालिबान के अंडर में चला गया, और तब वहां से ये फाइनेंस करता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, जो पूरे पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट करता रहता है, स्पेशली ये बलूचिस्तान वाले एरिया में। ओके, देन ये देखिए आप, इराक की ओपनिंग है पर्शियन गल्फ में, उसके साथ कुवैत है, यहाँ पे दो छोटे आइलैंड हैं जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम भी पढ़ते हैं, बहरीन एंड कतर। दिस इज यूएई, ये छोटा सा एनक्लेव है जो कि ओमान के अंडर में आता है, दिस इज यमन। ऑलराइट, देन ये जो आप ट्रायंगुलर पार्ट देख रहे हैं, दिस इज सिनाई पेनिनसुला, जो कि इजिप्ट का पार्ट है, ये है आपका इजिप्ट, राइट। ऊपर है इसराइल, इसराइल के ऊपर है लेबनान, लेबनान में एक्टिव है हिजबुल्ला, ये है जॉर्डन, जॉर्डन ने भी अपने यहाँ इमरजेंसी डिक्लेयर की है, जब आज ईरान ने अपने ड्रोन्स फायर किए तो जॉर्डन ने भी अपने यहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया आज सुबह। ओके, तो इस रीजन को हमने अच्छे से समझ लिया, ध्यान रखिएगा पूरा। ओके, बाकी ये सोमालिया वाला मैटर भी मैंने आपसे अलग से वीडियो में डिस्कस किया था, यहाँ पर एक इन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया सोमाली लैंड, छोटा सा, ठीक है, सोमाली लैंड, जिसको किसी कंट्री ने रिकॉग्नाइज किया, लेकिन इसने इथियोपिया के साथ एक डील की कि मैं यहाँ पे आपको एक पोर्ट का एक्सेस दूंगा, बारबेरिया करके नाम है उस पोर्ट का। इथियोपिया लैंडलॉक कंट्री, ठीक है, याद रखिएगा, ये जिबूती जो है ना, ये जिबूती अलग हो चुका है, एरिट्रिया अलग हो चुका है यहाँ पे, तो अब इथियोपिया हो चुका है लैंडलॉक, पहले लैंडलॉक नहीं था, बाद में लैंडलॉक हो गया है।
सो इथियोपिया को पोर्ट का एक्सेस चाहिए था, तो ये सोमालीलैंड ने एक डील की इसके साथ कि मुझे सोमालिया से अलग होना है, अगर आप मुझे रिकॉग्नाइज करते हैं एज इंडिपेंडेंट कंट्री तो मैं आपको एक्सेस दे सकता हूँ अपने बैरबारिया पोर्ट का, और जो कि गल्फ ऑफ एडन में आ जाएगा और आपको ट्रेड करने में मदद मिलेगी। ओके, तो ये इतनी सारी चीजें अभी तक हमने समझी थी इस चीज में। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं अब न्यूज़पेपर में। यहाँ पर इजराइल एफिलिएटेड कंटेनर वेसल एमएससी एरिज वाज सीज्ड बाय ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड इन गल्फ ऑफ हॉर्मुज। गल्फ ऑफ हॉर्मुज याद आ गया, कहाँ पर है? पर्शियन गल्फ, उसके बाद गल्फ ऑफ हॉर्मुज, और उसके बाद गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, हमने देख लिया मैप में। नो ये रीजन में और टेंशन को एस्केलेट कर देगा, बट ये पेपर शायद आई थिंक प्रिंट हुआ होगा 12 AM के आसपास। ओके, और उसके 1-2 घंटे बाद ही अटैक लॉन्च हो चुका है, तो ये न्यूज़पेपर में आपको पूरी वो नहीं मिलेगी। ये देखिए, ईरान इजराइल टेंशन, अभी टेंशन नहीं नहीं रही है, अब तो वॉर स्टार्ट हो चुकी है प्रॉपर। ओके, हमने यहाँ पर इसराइल ने हमारे यहाँ से रिक्रूट किए थे हरियाणा यूपी से 5,000 इंडियंस को टू वर्क इन दी कंस्ट्रक्शन सेक्टर। ओके, और एक्सपर्ट्स ने क्वेश्चन भी किया था कि गवर्नमेंट को कि आप क्यों अलाउ कर रहे हो ये रिक्रूटमेंट पे, रिक्रूटमेंट वो भी ऐसे टाइम पे जब गाजा के साथ वॉर चल रही थी और अब ईरान के साथ भी वॉर शुरू हो गई है। और कल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है ऑल इंडियंस नॉट टू ट्रैवल टू ईरान और इजराइल अंटिल फर्दर नोटिस। बट आपने तो खुद ही भेज दिए, अभी फर्स्ट बैच भेज चुके हो आप। At least 500 Indians who were hired after a process facilitated by National Skill Development Council along with Israel PIBA have already flown to Israel। 500 तो आप ऑलरेडी भेज भी चुके हो इसराइल, राइट? एंड वहां पे सिचुएशन अब बुरी हो रही है। वर्कर्स आर एक्सपेक्टेड टू ट्रैवल एट देयर ओन एक्सपेंस एंड विल ओनली रिसीव द कॉन्ट्रैक्ट्स वंस दे लैंड इन तेल अवीव। और ये इसराइल का स्टैंड है कि आप अपने खुद के खर्चे पर आइए इसराइल, जब आप वहां पे लैंड कर जाओगे उसके बाद ही आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। ओके, तो आगे चलते हैं। पॉलिटिकल न्यूज छोड़िए, यहाँ पर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को लेकर यूएस ऑफिशियल और इंडियन ऑफिशियल के बीच को डिस्कशन हुआ था। तो हम लोग एक बार ना जरा यूएस का डिफेंस से रिलेटेड जितना भी इंडिया यूएसए का डेवलपमेंट हुआ है पिछले कुछ टाइम में, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। ओके, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, जैसे आईटैक्स हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आई सेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को कवर करते हैं पहले। इंडिया यूएस रिलेशन, देखिए ये जो 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स है ना, अब मैं कहूंगा कि शायद थोड़े आउटडेटेड हो चुके हैं, तो हम इनको डिटेल में नहीं जानेंगे, बस आप याद रखिएगा कि हमने चारों ज्वाइन किए थे। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट इन 2016। अब लॉजिस्टिक एक्सचेंज से आप क्या समझ रहे हो? जैसे हमारे पोर्ट्स हैं यहाँ पर, ठीक है, हमारे नेवल बेस भी हैं अंडमान निकोबार वगैरह पे, तो यूएसए की जो शिप्स होंगी मिलिट्री शिप्स वगैरह, वो यहाँ पे आ सकती हैं, रीफ्यूलिंग के लिए आ सकती हैं, वो रेस्ट करने के लिए आ सकती हैं, या वॉट जो भी उनको जरूरत हो, जो भी लॉजिस्टिक एक्सचेंज करने हो एक दूसरे को। हम भी यूएसए जाएंगे तो हम भी उनके पोर्ट वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं, हमारे शिप्स भी वहां पर फ्यूल ले सकते हैं, वो रेस्ट कर सकते हैं, लॉजिस्टिक्स में कुछ चेंजेस करने हैं वो कर सकते हैं। तो ये उसी के लिए किया था लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2016 में। क्लियर? नेक्स्ट हमने इनके साथ एग्रीमेंट साइन किया था अबाउट द कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2018 में। अब इसमें हमने क्या किया था, सी वर्ड क्या आ रहा है आपका, कंपैटिबिलिटी, वो भी कम्युनिकेशन। अधिकतर हमारे जो हमने मिलिट्री हार्डवेयर लिए ना, यानी कि मिसाइल्स वगैरह, ये जो हमने मिलिट्री हार्डवेयर लिए हैं दे आर ऑफ सोवियत ओरिजिन, लाइक रशिया से लिए हमने मोस्टली ये। अब इनको कम्युनिकेट करने के लिए कोई ना कोई तो सॉफ्टवेयर वगैरह चाहिए, राइट? तो ये जो सॉफ्टवेयर, अब ये जो रशियन हार्डवेयर है ये उन्हीं के दिए हुए सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। यूएसए से अगर हम सॉफ्टवेयर या कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश भी करें तो ये उतना प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता है। ओके, और कई बार क्या होता है कि अगर आप ये कम्युनिकेशन के लिए सेम चीजें यूज कर रहे हो, तो कई बार आपकी जो अंदर से सीक्रेट लाइन आप जैसे वॉर में हो, अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो आपस में, तो वो इंटरसेप्ट कर लिए जाते हैं। तो जब इंडिया ने साइन किया था तब एक्सपर्ट्स ने इस पे बात उठाई भी थी, उन्होंने क्वेश्चन रेज भी किया था कि इंडिया ये ठीक नहीं कर रहा है, इससे तो कभी कोई भी जरूरत पड़ेगी तो यूएस से इजिली हमारे सिग्नल्स, हमारे मैसेजेस, कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर सकता है। बट उसके बाद भी इंडिया ने ज्वाइन किया क्योंकि हमें उसके साथ कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है, बिकॉज वही है एक जिसके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। जैसे हमें 1 मंथ पहले से बता दिया गया था कि मुंबई पर अटैक हो सकते हैं, बॉम्ब अटैक, क्योंकि फिर भी इंटेलिजेंस ब्यूरो फेल हो गया उसमें। वाले, तो हमने ये साइन किया कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी, ताकि हमारे हार्डवेयर उनके सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबल हो। ऐसा नहीं कि हमारे हार्डवेयर रशियन ओरिजिन है तो वो यूएस के सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबल नहीं हो सकते, हमें कंपैटिबल बनाना है हमको। नेक्स्ट इज बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल कॉपरेशन। तो यहाँ पे हम लोग जो भी हमारा जियो स्पेशल यानी कि सैटेलाइट डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ये साइन किया गया 2020 में, ये किया गया था 2018 में। देखिए ईयर याद रखिएगा, हो सकता है आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने को आ जाए। मेंस में तो आप लिखोगे ये 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? बट हो सकता है कि प्रीलिम्स में आपको अरेंज करने को भी आ जाए, तो ध्यान रखिएगा। ईयर वाइज ही लिखे हैं मैंने आपको, सबसे पहले लॉजिस्टिक, फिर कम्युनिकेशन और फिर बेसिक एक्सचेंज,
वो भी जियो स्पेशियल कॉर्पोरेशन, ठीक है, हम इंटरनेट सैटेलाइट डेटा वगैरह की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा एक एग्रीमेंट था जो कि बहुत पुराना है, अर्ली 2002 का, दैट इज जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, जिसको हम जी सोमिया कहते हैं। और तो ये न्यूज में क्यों आया, ये तो है बहुत पुराना सी, ये है बहुत पुराना, दैट इज वन थिंग, बट इसको ना एक्सटेंशन दिया गया 2019 में, इसलिए न्यूज में आया। ओके, तो सबसे पुराना अगर एग्रीमेंट पूछा जाएगा तो जी सोमिया, देन कम्स लॉजिस्टिक, देन कम्स कॉमकासा, देन कम्स दी बेका। क्लियर, चारों एग्रीमेंट याद रखेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे आईटेक्स पर, दैट इज इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। और किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, ये है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। लॉन्च कब किया गया, 2018 में। गोल क्या है, टू अचीव द सेल्फ रिलायंस एंड फोस्टर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन डिफेंस एंड एरोस्पेस बाय एंगेजिंग इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग एमएसएमई, स्टार्टअप, इंडिविजुअल इनोवेटर, रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एंड एकेडमिया। यहाँ पर आईडेक्स पार्टनरशिप करेगा विद लीडिंग इंक्यूबेटर्स इन द कंट्री टू प्रोवाइड हैंड होल्डिंग, टेक्निकल सपोर्ट, गाइडेंस टू द विनर्स ऑफ आईडेक्स चैलेंजेस। इसको फंड किया जाएगा एंड मैनेज किया जाएगा बाय डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज डीआईओ, ठीक है, ये इसको फंड भी करेगा, मैनेज भी करेगा। और ये डीआईओ है, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी की तरह रजिस्टर किया गया है अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इट विल फंक्शन दिस आईडेक्स विल फंक्शन एज एन एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ डीआईओ, ठीक है, ये डीआईओ रजिस्टर किया गया है एज अ कंपनी, इसका एग्जीक्यूटिव आर्म जो इंप्लीमेंटेशन करेगा डे टू डे वो करेगा आईडेक्स, कैरिंग आउट ऑल द रिक्वायर्ड एक्टिविटीज व्हाइल डीआईओ विल प्रोवाइड हाई लेवल पॉलिसी गाइडलाइन। डीआईओ का काम है सिर्फ पॉलिसी गाइडलाइंस देना, उनको अल्टीमेटली इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूटिव का काम जो है वो करेगा आईडेक्स। Under IDEX, financial support will be provided to startup, MSME, individual innovators and partners incubators through DIU. Alright. देन यूएस के साथ ही हमने एक और इम्पोर्टेंट लॉन्च किया था आईसैट। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक मिनरल पार्टनरशिप जो है, ठीक है, वो भी हमने ज्वाइन किया है, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर गए थे तब, वो हमने कवर कर लिया है अपने अलग लेक्चर्स में, ठीक है, तो उसको मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर आईसैट को देख लेते हैं हम लोग। इट वाज लॉन्च बाय यूएस एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर, कॉड समिट की साइडलाइन पे लॉन्च किया था 2022 में। गोल क्या था, goal is to expand into US strategic technology partnership and defense industrial cooperation between government business academia। इसको पूरे इनिशिएटिव को कौन रन कर रहा है, तो ये कर रहा है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, इंडिया का भी और यूएसए का भी, ये दोनों की जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है वो रन करेगा। इसमें हम लोग ना जितनी भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज उन सब पे साथ में काम करना चाहते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5G, 6G, बायोटेक, स्पेस, सेमीकंडक्टर्स एंड सो ऑन। अगर फोकस एरिया की बात करें हम, तो 6 फोकस एरिया रखे गए हैं यहाँ पर फॉर को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन। नाउ आई ऑलवेज एम्फेसाइज कि हमें बायर सेलर की रिलेशनशिप नहीं रखनी है किसी भी कंट्री के साथ, हमें आपके साथ इक्वल पार्टनर की तरह को प्रोडक्शन करना है, को डेवलपमेंट करना है। जैसे हमने ब्रह्मोस डेवलप किया उनके साथ, अब हमने यूएसए के साथ साइन क्या की कि हम जेट इंजन डेवलप करेंगे साथ में, ठीक है, वहां की जो कंपनी है वो हमें ये टेक्नोलॉजी शेयर करेगी और फिर इनका को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन किया जाएगा। राइट, तो 6 फोकस एरियाज कौन से हैं, 6 फोकस एरियाज इज फर्स्ट स्ट्रेंथनिंग द इनोवेशन इकोसिस्टम, सेकंड इज डिफेंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, रेजिलिएंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, स्पेस, स्टेम में स्टेम टैलेंट में काम करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन टेलीकॉम में। इसी के साथ साथ हम लोग एक आईटी यूट्यूब भी लेकर आए थे, ये 4 कंट्रीज का था, इंडिया, इजराइल एंड यूएई, यूएसए। इसमें भी गोल सेम ही था कि हमें जो भी टेक्नोलॉजिकल फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं उनमें साथ में काम करना है। और ये मोस्टली अमेरिका लेड इनिशिएटिव था क्योंकि वो ग्लोबली अपनी पोजीशन को फिर से रीअसर्ट करना चाहता था। मिलिट्री के साथ साथ वो आपको फूड सिक्योरिटी, मैरीटाइम कोऑपरेशन सभी फील्ड में काम करेगा, जैसे बायोटेक्नोलॉजी के टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट, कोविड, ट्रेड, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कोऑपरेशन पे ज्यादा एम्फेसाइज है। इसको I2U2 को वेस्ट कॉर्ड भी कहा जाता है। एक कॉर्ड तो वो हो गया पैसिफिक वाला, ठीक है, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए, ठीक है, वो एक कॉर्ड हो गया पैसिफिक वाला। इसको वेस्ट कॉर्ड कहा जाता है कि ये वेस्ट एशिया का एक कॉर्ड बना रहा है यूएसए। द न्यू कॉर्ड एम्स टू डीपन इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग इजराइल, इंडिया, यूएई एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें भी 6 आइडेंटिफाई किए गए फोकस एरिया फॉर वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी। और इस परसेप्शन को काउंटर करने के लिए, क्योंकि देखिए वहां पर कॉर्ड बनाने का रीजन है चाइना, लेकिन वेस्ट एशिया में आपका कॉर्ड बनाने का रीजन क्या है, हिडन रीजन तो है कि इसराइल की सिक्योरिटी इंश्योर करनी है, ठीक है।
बट इसराइल अपने आप में टेक्नोलॉजिकली इतना आगे है कि उसको एक्चुअली जरूरत है नहीं किसी की। दूसरा उसका मेन मोटिव था कि यूएई को इसराइल के करीब लाना, क्योंकि अगर एक अरब स्टेट यूएई के इसराइल के करीब आता है तो दूसरे भी आ जाएंगे। उसके बाद सऊदी अरेबिया के साथ तो डील चल ही रही थी इनकी, सऊदी अरेबिया भी इसके करीब आ ही रहा था। फिर वो हमास का अटैक हुआ एंड सारी चीजें गड़बड़ हो गई। आई मैक में भी आपने क्या किया, आई मैक भी एक तरीके से इसराइल के साथ इंटीग्रेट ही कर रहा है पूरे वेस्ट एशिया को, अरब स्टेट्स को, राइट। तो यहाँ भी पहले इस परसेप्शन काउंटर करने के लिए हमने ये सब कह दिया कि हम तो इन सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका वही है, सिक्योरिटी, राइट। क्लीन एनर्जी पे फोकस करेंगे, कनेक्टिविटी पे फोकस करेंगे। आईमैक प्रोजेक्ट उसमें आप एग्जांपल कोट कर सकते हो। वेस्ट मैनेजमेंट पे टेक्नोलॉजी शेयरिंग की जाएगी, स्ट्रेंथनिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। बट देखिए अल्टीमेटली वही बातें आएंगी, सिक्योरिटी एंड डिफेंस cooperation. India and US are already member of the Quad, and India has individual bilateral defense cooperation with each of the countries. क्लाइमेट डिप्लोमेसी, इनोवेटिव मिशन फॉर क्लाइमेट, ओके, इसको हमने प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में भी कवर किया था। एम फॉर क्लाइमेट, ठीक है, ये इसका मेन फोकस है एग्रीकल्चर में, और इसराइल एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा आगे है। एग्रीकल्चर में इसराइल बहुत एडवांस है। जस्ट सेकंड, इसकी थोड़ी लाइट कम। ओके, तो एम फॉर क्लाइमेट, चलिए आगे चलते हैं। तो हमने ये सब देख लिया, ये सब पॉलिटिकल इश्यूज हैं, रैलियां चल रही हैं तो ये सब एलिगेशन लगाते रहते हैं एक दूसरे को, ठीक है। यहाँ पर ये सब वही है। ग्लोबल मॉनिटर हैज वार्न्ड दैट 24 इज शेपिंग अप टू बी द हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड बाय क्लाइमेट एक्सपर्ट्स। ओके, वल्नरेबल पॉपुलेशन का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। यूराल रिवर है तो अगेन इट राइजेस इनटू यूराल माउंटेन, फ्लोज थ्रू कजाकिस्तान इनटू कैस्पियन सी। और मैं इस बार आपसे कह चुका हूँ कि आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि रशिया और यूक्रेन से क्वेश्चन इजी आएंगे। आपको ये पूछे जा सकते हैं कौन सी रिवर कहाँ ड्रेन होती है, कौन सी सी ऑफ अजोव में जाती है, कौन सी कैस्पियन सी में जाती है, कौन सी ब्लैक सी में जाती है। ये सब मैं आपको करवा चुका हूँ, तो रिवर्स देख लीजिएगा ध्यान से, नहीं तो हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे न्यूज़पेपर के साथ भी। प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में मैं ये सब करवा चुका हूँ आपको। ओके, क्लाइमेट की बात है कि यहाँ पे फ्लड वगैरह ज्यादा आ रहे हैं, मतलब हर जो भी इवेंट हो सकते हैं क्लाइमेट में, चाहे वो फ्लड हो, ड्रॉट हो, साइक्लोन हो, सबकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो उससे रिलेटेड मैंने आपको ये सारे टॉपिक्स एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए थे। एलनीनो, लानीना, एलनीनो मोडोकी, लानीना मोडोकी, इंडियन ओशन डायपोल, मैडन जूलियन ऑसिलेशन। ओके, ये सब मैंने आपको एक ही वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। यूट्यूब पे ही है, न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ ही कराया था मैंने आपको। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वायरल हेपेटाइटिस, ठीक है। तो इसको पहले तो ये आर्टिकल पे हम आएंगे वापस, लेकिन पहले ना इस टॉपिक को पूरा थॉरोली समझ लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस काफी होते हैं। एक तो क्या है, इतने सारे टाइप्स हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। फिर कौन सा टाइप किस तरीके से स्प्रेड होता है, इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। और थर्ड, कौन सा वैक्सीनेशन से ठीक हो सकता है और कौन सा वैक्सीनेशन से ठीक नहीं हो सकता, ये तीन पॉसिबिलिटी बनती है आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाने की। तो हेपेटाइटिस को पहले पूरी तरह से समझना होगा, तभी हम इसको आंसर कर पाएंगे। चलिए, पहली बात तो हेपेटाइटिस होता क्या है, एक सिंपल सी लैंग्वेज में है, आपका लिवर जो है वो इन्फ्लेट कर जाता है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ योर लिवर। ओके, दिस इज सिंपल। वायरल डिजीज है, ठीक है, वायरस के थ्रू स्प्रेड होती है। कॉजेज क्या हो सकते हैं, तो कॉजेज पे हम इसके बाद आएंगे, वो अभी इतना जरूरी नहीं है। पहले हमें ये समझना है इसके 5 मेन वायरल क्लासिफिकेशन which are hepatitis A, B, C, D and E. Okay, a different virus is responsible for each type of viral hepatitis. Okay, तो इस पॉइंट को पहले से स्टार मार्क कर लीजिए। अब हम लोग सबसे पहले इसको समझने पे ध्यान देते हैं। फर्स्ट है हेपेटाइटिस ए। सी, हेपेटाइटिस ए इज रिजल्ट ऑफ एन इन्फेक्शन विथ हेपेटाइटिस ए वायरस, ठीक है, जैसा ऊपर हमने देखा कि अलग अलग वायरस के टाइप से होता है। एंड दिस टाइप ऑफ हेपेटाइटिस इज एक्यूट बट शॉर्ट टर्म डिजीज। ट्रीटमेंट, सिंस इट इज ए शॉर्ट टर्म इलनेस इट मे नॉट रिक्वायर ए ट्रीटमेंट, ये ठीक हो जाता है अपने आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। हेपेटाइटिस बी पे चलते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस कॉज हेपेटाइटिस बी, दिस इज ऑफन एन ऑनगोइंग क्रोनिक कंडीशन, ये थोड़ा काफी लंबे समय तक चलता है। बट द वर्स्ट थिंग इज दैट देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोग्राम फॉर दिस हेपेटाइटिस बी। ओके, दिस इज द प्रॉब्लम। यदि हेपेटाइटिस बी हो जाता है तो ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोग्राम हमारे पास नहीं है। थर्ड इज हेपेटाइटिस सी। Hepatitis C come from hepatitis C virus. Okay. It is among the most common. This is the most common blood-borne viral infection and typically present a long-term condition. Treatment: antiviral medication can treat both acute as well as chronic form of hepatitis C. राइट, तो ये फर्क याद रखने हैं आपको। इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं था, बट सी इसके लिए एंटीवायरल मेडिकेशन से ट्रीटमेंट हो जाता है, बट दिस इज द मोस्ट कॉमन ब्लड बॉर्न एंड ये लॉन्ग टर्म तक रहता है आपकी बॉडी में। हेपेटाइटिस डी।
This is very rare. It only occurs in conjunction with hepatitis B infection. ये अकेले नहीं आता है, ये बी के साथ ही आता है, बट बहुत रेयर है. हेपेटाइटिस बी डी वायरस, it causes liver inflammation like other strains, but a person cannot contract this D virus without an existing hepatitis B infection. D को होने के लिए B की जरूरत होना चाहिए. B होगा तभी आपको हेपेटाइटिस बी हो सकता है, अदरवाइज ये अकेले नहीं होगा आपको. WHO ने लिस्ट किया है पेगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा एज अ ट्रीटमेंट फॉर दिस. तो इसके लिए भी आपको ट्रीटमेंट तो अवेलेबल है. ठीक है, बट बी के लिए कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था, सी के लिए अवेलेबल था, डी के लिए भी अवेलेबल है. However, this medication can have severe side effects. As a result, it is not recommended for people with cirrhosis liver damage. Next is hepatitis C. Hepatitis C, again a waterborne disease that results from the exposure to the hepatitis E virus. It is mainly found in areas with poor sanitation, typically result from ingesting fecal matter that contaminates the water supply. Treatment, currently no specific medical therapies are available because the infection is often acute. It typically resolves on its own. Okay, अब ये spread कैसे होता है? What are the route of transmission? Now see, hepatitis A, ये spread होता है due to exposure to HAV, that is hepatitis A virus in food or water. ठीक है, तो ये आपको food and water के थ्रू spread होता है. इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से. ये आपको जनरली फूड एंड वाटर के थ्रू स्प्रेड होता है. हेपेटाइटिस बी, ये आपकी बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू स्प्रेड हो जाता है, जैसे ब्लड, वेजाइनल सीक्रेशन और सीमन. हेपेटाइटिस सी, ये भी बॉडी फ्लूइड्स के कॉन्टेक्ट से ही स्प्रेड होता है. ओके, बी एंड सी बोथ कैन स्प्रेड थ्रू बॉडी फ्लूइड्स. ओके, रिमेंबर दिस. हेपेटाइटिस डी, कॉन्टेक्ट विद ब्लड, अगर उसमें ऑलरेडी डी वायरस है उस ब्लड में तो. एंड ई, एक्सपोजर टू हेपेटाइटिस ई वायरस इन फूड एंड वाटर. ओके, तो ये इनके स्प्रेड होने के तरीके हैं. Lastly, the vaccines that can help protect against many hepatitis virus are these are the vaccines. There are vaccines for prevention against. Now remember this, against hepatitis A, B, D. A, B और D के अगेंस्ट वैक्सीन है, बट C और E के अगेंस्ट वैक्सीन नहीं है. ये बात याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जाएगी, डेफिनेटली पूछी जाएगा. क्वेश्चन आएगा तो ये जरूर पूछेगा आपको, क्योंकि ये चीजें कंफ्यूज करती हैं. राइट, एबीडी, ठीक है, एबी डिविलियर्स क्रिकेटर है, आप जानते होंगे, तो उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, बट देयर इज नो वैक्सीन फॉर सी एंड ई. राइट, मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू सब्सटेंसेस कंटेनिंग दीज वायरसेस कैन बी इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर. तो आप प्रिवेंशन ही ले सकते हो, इसकी ट्रीटमेंट नहीं है. एटलीस्ट सी और ई के ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं है, ए बी डी के तो फिर भी आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा. ओके, चलिए अब आर्टिकल पे आ जाते हैं. यहाँ पे WHO की एक रिपोर्ट आई है, उसने अलर्ट किया अगेंस्ट दिस वायरल हेपेटाइटिस. फर्स्ट थिंग इज दैट इंडिया अकाउंट फॉर 11.6% ऑफ टोटल वायरल हेपेटाइटिस डिजीज इन 22. दिस इज सेकंड हाईएस्ट डिजीज लोड आफ्टर चाइना. सबसे ज्यादा चाइना के केस आते हैं, फिर हमारे यहाँ आते हैं. WHO रिपोर्ट लेकर आया है ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024. ओके, नाउ द वर्स्ट थिंग इज कि ये जो कंट्रीज के नाम यहाँ मेंशन है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब है यहाँ पर. ओके, दिस कलेक्टिवली हैव नियरली 2/3 ऑफ द ग्लोबल बर्डन ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी. ओके, और सी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है. दिस इज मोर वरिंग. तो जो केसेस हमारे यहाँ आ रहे हैं उसमें से 2/3 जो वेटेज है वो हेपेटाइटिस बी और सी टाइप के वायरस का ही है. अभी रिपोर्ट हमारे पास क्या बताती है? ये बात तो अब तक हमें याद हो गई होगी कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा डेथ किससे हो रही है? ट्यूबरक्लोसिस से. और सेकंड सबसे ज्यादा डेथ जो हो रही हैं वो हो रही हैं इससे, हेपेटाइटिस से. 83% वर कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस बी एंड 17% बाय हेपेटाइटिस सी. और आधे से ज्यादा जो बर्डन है इसमें पेशेंट्स का, वो है मोस्टली एज ग्रुप 30 to 54 एंड मैन अकाउंट फॉर 58% ऑफ ऑल द केसेस. हेपेटाइटिस है क्या? इट इज सिंपली इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर कॉज्ड बाय वायरस. हमने ये टाइप जानी नहीं है, ABCDE. दे ऑल कॉज लिवर डिजीज बट दे डिफर इन द वे ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सिविरिटी ऑफ द इलनेस एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन. मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमने देख लिया वहां टेबल में. Type B and type C lead to chronic disease and together are most common cause of liver cirrhosis, liver cancer and viral hepatitis related death. Why India is vulnerable? India vulnerable क्यों है? फर्स्ट तो कि हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, स्पेशली बिहार और बंगाल जैसे स्टेट्स में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो ये सर्कुलेट बहुत तेजी से होता है. देयर इज अगेन लैक ऑफ अवेयरनेस टू सिम्टम्स. देयर इज स्क्रीनिंग बहुत कम होती है, टेस्टिंग बहुत कम होती है, तो ट्रीटमेंट पता ही नहीं चलता है कि हमें ये चीज है, क्योंकि कई बार ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, आपको सिम्टम्स ही नहीं दिखते हैं. ओके, एंड नॉट एडहरिंग टू और हैविंग एक्सेस टू गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस.
और स्लम्स वगैरह एरिया में या इवन रूरल एरियाज में भी हाइजीन प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, ये डेकेड्स तक, फॉर डेकेड्स ये आपकी बॉडी में रहेगा, बट ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। देयर आर लैक ऑफ वाइड स्प्रेड स्क्रीनिंग प्रोग्राम एंड लिमिटेड अवेयरनेस। हम लोगों ने देखा कोविड के टाइम आप किसी भी मेट्रो स्टेशन से निकल लिया, आपको वो आ जाते थे टेस्ट करने आपको, राइट। बट इस तरह की टेस्टिंग या स्क्रीनिंग इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है फॉर हेपेटाइटिस, तो पता ही नहीं चलता है कई बार, और ट्रांसमिट होता रहता है इधर से उधर, कई बार हस्बैंड से वाइफ को, गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड को, क्योंकि वो बॉडीली फ्लूइड से आगे आगे जाता रहता है। Undiagnosed cases continue to transmit the infection, leading to a rise in the overall burden. Another important factor contributing to rising number of hepatitis cases is the increasing prevalence of non-viral forms. Now see, viral है वो ठीक है अपने का, लेकिन ये non-viral form में भी आता है, remember this point, ठीक है, non-viral form में भी आएगा, जैसे alcoholic liver disease, जो लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं उनके अंदर भी हो जाता है ये। सिमिलरली non-alcoholic fatty liver disease, अब आप शराब नहीं भी पीते तो भी हो जाता है, right? Doctors note that high consumption of alcohol, particularly in urban areas, has led to a significant increase in ALD, that is alcoholic liver disease. इससे भी आपका liver जो होगा वो inflate कर जाता है. Additionally, there is rapid rise in obesity, metabolic disorders, sedentary lifestyle, dietary changes, and all these can progress to more severe form of liver disease. Multiple sex partner or male to male sex is very high risk factor for these hepatitis B and C infections. Remember this, okay? मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हो या मेल टू मेल सेक्स हो, इसमें हेपेटाइटिस बी और सी ज्यादा स्प्रेड होता है। तो इसको किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है? तो हेपेटाइटिस बी कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू वैक्सीनेशन, हमने वहां याद किया एबी डिविलियर, ए बी और डी, इसके लिए वैक्सीन है। सी एंड ई इनके लिए वैक्सीन नहीं है, ठीक है। तो बी और सी की यहाँ पे ज्यादा मोस्टली बात हो रही है, तो बी को तो प्रिवेंट किया जा सकता है, बस हमें कवरेज बढ़ाना होगा इस वैक्सीन का। बट हेपेटाइटिस इज क्योरेबल विद, वाइल हेपेटाइटिस सी इज क्योरेबल विद मेडिसिन। नहीं, यहाँ पे कुछ गलत लिखा है, या तो फिर ये कोई रिसेंट अपडेट हुए होंगे, बट जब हमने लास्ट टाइम इसको तैयार किया था तब यहाँ पर था देयर इज नो वैक्सीन फॉर सी एंड ई। ऑलराइट, while hepatitis C is curable with medicine, B is curable with vaccination, इसके लिए तो वैक्सीनेशन दिया जा सकता है, तो ये नहीं होगा आपको। और हेपेटाइटिस सी इज क्योरेबल विथ मेडिसिन, यहाँ पर ये बता रहा है, बट पुराने जो आर्टिकल्स थे न्यूज वो यही कहते थे कि देर इज नो वैक्सीन फॉर सी एंड ई, बस आप मेडिसिन से शायद इसको मिनिमाइज कर सकते हैं थोड़ा सा। Now, next is the cost of treatment also among the lowest as India makes generic version of the drugs. So ये अच्छी बात है। Also, the government viral hepatitis control program offers the vaccine to high risk adults such as healthcare worker. Treatment for both hepatitis B and C is available under this program. अब देखिए ऐसा नहीं है, मैं आपको जो कहता हूँ कि जैसा कि आजकल चलाया जाता है कि सिर्फ मोदी सरकार ने सब कुछ किया और किसने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। 2002 2002 एंड 3 से हम लोगों ने इस पे वर्क करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन की जो वैक्सीन है उसको तो चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी जोड़ दिया गया था इन 2011-12 इटसेल्फ। ओके, सो फिलहाल के लिए आप याद रखिएगा कि जो बी है हमारा उसको वैक्सीनेशन से ठीक किया जा सकता है, एंड अगर सी हो गया आपको तो फिर उसके लिए प्रॉपर मेडिसिन या मेडिकेशन के थ्रू ही किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको चाइल्डहुड में कोई वैक्सीन दे दिए तो उससे प्रिवेंट हो जाएगा, नहीं। हेपेटाइटिस सी जब भी आपको होगा तो फिर उसको मेडिसिन से ही क्योर किया जाएगा। Only 13% of the people living with chronic hepatitis B infection have been diagnosed, and approximately 3% received antiviral therapy. So what is the way forward? First is कि mother to child transmission हमें रोकना है, ये ज्यादा जरूरी है। Mother to child transmission is responsible for most new infections. Elimination of hepatitis B requires extensive treatment coverage, immunizing, okay, क्योंकि जो B है वो वैक्सीनेशन से ठीक हो सकता है। अगर हमने इसका वैक्सीनेशन कर दिया है बचपन में तो हमें इंश्योर करना होगा कि जो न्यू बॉर्न है उनको हमें हेपेटाइटिस बी के वैक्सीनेशन देना होगा श्योरली, ओके। अगर सी होता है आगे चल के किसी को तो फिर वो तो मेडिसिन के थ्रू पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट ही करना होगा उसका। अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल जेनरिक वायरल हेपेटाइटिस मेडिसिन, तो ये जेनरिक मेडिसिन हमारे यहाँ ज्यादा बनती है तो ये अफोर्डेबल है काफी, तो इंडिया कर सकता है इसको। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था, मैंने आपको पिछले सेक्शन में बताया था। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में हमने क्या जाना था कि वहां राजस्थान गुजरात में पाया जाता है ये मोस्टली, एंड वहां पर जो सोलर पैनल्स को लगाए गए, सोलर पार्क्स बने बड़े बड़े, उसके थ्रू जब वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फैच करनी है आपको, वापस ग्रिड में लेके आनी है, तो ये वायर से टकरा जाते हैं। क्योंकि इनकी आंखें कुछ इस तरह से होती है कि लेफ्ट देख सकते हैं, राइट देख सकते हैं, कई बार ये सामने नहीं देख पाते हैं और उस वजह से ये टकरा जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। ऑलरेडी ये काफी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है वैसे भी, तो उसी का केस चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि आप ये जो वायर्स हैं इनको अंडरग्राउंड कीजिए।
उसके बाद जो प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज थी सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, उन लोगों ने कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया कि देखिए इसको अंडरग्राउंड करना एक तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, और दूसरा इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो इससे अल्टीमेटली ये होगा कि सोलार पावर की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगी, और पूरा जो पर्पस था ग्रीन एनर्जी का वो डिफीट हो जाएगा। तभी फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक कमेटी बनाई एक्सपर्ट्स की। उसने कहा कि कमेटी एग्जामिन करके हमें बताए कि कितना वायर अंडरग्राउंड किया जा सकता है और कितना ओवरग्राउंड रखा जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट रूल दैट सिटीजंस हैव राइट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो ये जजमेंट आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको राइट दिया है पब्लिक को, दैट पीपल हैव राइट अगेंस्ट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो गवर्नमेंट को इंश्योर करना होगा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से लोगों के साथ प्रॉब्लम ना आए। Okay, the court raised concerns over the multiple death of Great Indian Bustard due to solar power transmission line against Indian obligation to meet its emission reduction and increase its energy capacity and non-fossil फ्यूल रिसोर्सेज। अब इसमें वो पंचामृत में पिछले 2 दिन से आपको रिवाइज करा रहा हूँ, आई होप अब तक याद हो गए होंगे आपको पंचामृत, ठीक है। उसमें सबसे बड़ा गोल है वो है 500 गीगावाट हम रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करेंगे इंक्लूडिंग न्यूक्लियर, और 50% जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगा वो होगा हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज है, ठीक है। ये पांच में से ये जो 2 हैं ये इंपॉर्टेंट है। नाउ काफी डिक्लाइन देखा गया इन दी पॉपुलेशन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है गुजरात और राजस्थान का। काफी सारे सोलर पार्क बनाए हमने राजस्थान गुजरात में क्योंकि वहां पर सोलर पोटेंशियल अच्छा है। तो ये कोलाइड कर जाते हैं अगेंस्ट दी ओवरहेड ट्रांसमिशन। कोर्ट ने ऑर्डर दिया था शिफ्ट कीजिए इनको अंडरग्राउंड, बट पब्लिक एंड प्राइवेट पावर कंपनीज सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने कहा कि शिफ्टिंग ऑल दी ओवरहेड लाइंस अंडरग्राउंड वुड बी एक्सपेंसिव एंड इम्प्रैक्टिकल एंड वुड सिग्निफिकेंटली हाइक द कॉस्ट ऑफ सोलर पावर। फिर कोर्ट को यहाँ पर एक कमिटी बनानी पड़ी ऑफ एक्सपर्ट्स इन अप्रैल 2021 टू डिटरमिन विच ट्रांसमिशन लाइंस और टू गो अंडरग्राउंड एंड विच वन कुड रिमेन ओवरग्राउंड। ओके, नाउ व्हाट दिस जजमेंट सेड अबाउट द ह्यूमन राइट्स एंड द क्लाइमेट चेंज, ये जरूरी। अब देखिए ये काफी सारे एक्ट हमने बना रखे हैं अपने क्लाइमेट चेंज के लिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1972। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। एयर एक्ट 1981। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एनजीटी एक्ट 2010। तो ये सारे एक्ट मैं आपको एक बार में करवा दूंगा। दी थिंग इज कि जब आप इनको इधर उधर से पढ़ते हो तो काफी अननेसेसरी पॉइंट्स आ जाते हैं और ये टॉपिक बहुत लेंदी हो जाता है, ये 10 15 20 पेज तक जाता है, फिर वो उतना आपका माइंड एब्सॉर्ब नहीं कर सकता। मैं इस पे एक सेशन कर दूंगा, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इनका असेसमेंट नहीं करेंगे अभी, वो हम मेंस के टाइम करेंगे, राइट। मैंने यूएस में भी आज आपके साथ हार्डली डिफेंस के कुछ इनिशिएटिव डिस्कस करें, जब मेंस में करेंगे तो हम इनके सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईटी यूट्यूब का सिग्निफिकेंस हमें जानना होगा, आईसीएटी का सिग्निफिकेंस जानना होगा, ये मेंस के टाइम की बातें हैं, ठीक है। अभी प्रीलिम्स के लिए सिर्फ हमें उतना जानना है जितना एग्जाम की जरूरी, तो हम ये सारे एक्ट्स एक बार में कवर कर लेंगे। सिमिलरली काफी सारे मिशन चल रहे हैं, नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन ऑन एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया एंड सो ऑन। देयर इज नो सिंगल और अम्ब्रेला लेजिस्लेशन इन इंडिया विच रिलेट्स टू क्लाइमेट चेंज। ओके, ये सारे जो एक्ट बने हुए हैं, कोई वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई वाटर पोल्यूशन को, कोई एयर पोल्यूशन को, कोई एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना दिया गया ताकि इनको एनफोर्स किया जा सके अच्छे से, ठीक है। बट ये सब एक्ट्स जो हैं बिखरे बिखरे से हैं, एक भी ऐसा एक्ट नहीं है, कोई सिंगल या अम्ब्रेला एक्ट नहीं है जो पूरी तरीके से क्लाइमेट चेंज को ही पे ही वर्क कर रहा हो। However, this does not mean that people of India do not have a right against the adverse effect of climate change, ठीक है। तो ये कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि आपके पास एक कोई अम्ब्रेला बॉडी नहीं है, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन नहीं है क्लाइमेट चेंज के लिए, बट उसका मतलब ये नहीं कि पब्लिक को क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स के अगेंस्ट कोई राइट नहीं है, बिल्कुल राइट है। इट इज रिकॉग्नाइज बाय आर्टिकल 14 एंड 21। ओके, तो इसने 14 और 21 को वायलेशन माना कि अगर आप क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट नहीं रोक पाते हो तो आप पब्लिक के राइट को वायलेट कर रहे हो। द लिंक बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन राइट्स हैव ग्रोन स्ट्रॉन्गर सिंस पेरिस एग्रीमेंट ऑफ 2015। सिमिलरली कोर्ट का हमेशा ये जो रूलिंग्स आती है इनका बहुत इंपॉर्टेंट स्कोप रहा है। जैसे कोर्ट ही था शायद वो जिसने गंगा और जमुना को एक लिविंग एंटिटी बोल दिया था। लिविंग एंटिटी मतलब अब आप उसकी अगेंस्ट सू भी कर सकते हो कोर्ट में, ठीक है। क्या इसको यमुना तो ऑलमोस्ट डेड ही हो गई है, ऑलमोस्ट, ओके। कभी सरस्वती हुआ करती थी ऐसा माना जाता है, बट वो भी लॉस्ट हो गई है। यमुना भी ऑलमोस्ट डेथ बेड पर ही है, सिर्फ एक गंगा है जिसमें थोड़ा पानी हमें देखने को मिलता है। और लाइक तो कोर्ट के जजमेंट कई बार बहुत रेवल्यूशनरी भी रहे हैं, जैसे गोदावर्मन जजमेंट, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था फॉरेस्ट राइट के एक्ट में। दे हैव बीन फाउंडेशन ऑफ सब्सिक्वेंट एनवायरमेंटल एक्शन। ये सब मैं आपके साथ अलग से डिस्कस कर दूंगा। एमसी मेहता केस क्या था, गोदावर्मन तो खैर मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, फॉरेस्ट कट करने के से रिलेटेड था। गार्जियन ऑफ द रेवल्यूशन, ये उसी के बारे में बना हुआ है जो ईरानियन रेवल्यूशनरी गार्ड फोर्सेस हैं,
इनका मेन मोटिव सिर्फ ईरान को गार्ड करना नहीं है, उसके लिए ईरान के पास अपनी खुद की आर्मी है 4 लाख लोगों की। इसका मेन है जो थियोक्रेसी इन्होंने स्टैब्लिश की है आफ्टर द ईरानियन रेवोल्यूशन ऑफ 1979। ठीक है, इस रिजीम को सेफ गार्ड करना है। इसीलिए जब भी बाहर से कोई थ्रेट आता है कि कोई रिजीम चेंज करना चाहता है, जैसे यूएसए करता रहता है इस तरह की हरकतें, तो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड ने काफी सारी अपनी प्रॉक्सीज खड़ी कर रखी हैं हर जगह। राइट, जैसे इसराइल की तरफ हमास को इसने एक्टिव कर रखा है, उसी के नॉर्थ में हिजबुल्लाह को एक्टिव कर रखा है, और इधर साउथ में उसने हाउदी रेबल्स को एक्टिव कर रखा है। राइट, वो इधर इस्लामिक स्टेट दोनों तरफ उसको अटैक करता रहता है, तो वो इस्लामिक स्टेट्स पे भी फायरिंग चलती रहती है उसकी। राइट, तो ये ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं जो इतनी सारी प्रॉक्सीज को पाले हुए हैं, और इन्हीं की जो जनरल सोलेमनी थे, उन्हीं को यूएस ने एयर स्ट्राइक में मार गिराया था ड्यूरिंग द एरा ऑफ ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प। राइट, ये 1979 का रेवोल्यूशन मैं आपके साथ एक बार डिस्कस किया था, बट अगर आपका ऑप्शन आईआर नहीं है तो आपको उतना जानने की जरूरत भी नहीं है। Established in 1979 in the aftermath of revolution, the Iranian Revolutionary Guard primary responsibility is to preserve the revolution and protect the regime. It has some 1,90,000 trained soldiers, roughly half of that Iran's regular forces. This guard have an army, it has an air force as well as powerful navy. ओके, हाँ, ये सब हीट वेव का जो स्कोप है उस पे बात हुई है कि सी लेवल राइज ये सब कोस्ट लाइन को पूरा थ्रेट करती हैं। अगर 1% इंक्रीज होता है हीट वेव इंटेंसिटी में, तो करीब अप्रोक्सीमेटली 2% इंक्रीज हो सकता है इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ CHWESL इवेंट। CHWESL का मतलब यही है, कॉमन टर्म बना दिया है बस, कॉन्करेंट हीट वेव एंड एक्सट्रीम सी लेवल राइज। They note that countries in the tropical areas are most likely to be severely affected because these countries are low and middle income countries. इसलिए मैं आपको बोलता हूँ जब भी ये रूलिंग एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंसेस में बैठते हैं, तो हमेशा वो कॉन्फ्रेंस फंस जाती है बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। ये डेवलपिंग कंट्रीज चाहती हैं कि डेवलप कंट्रीज हमें फंड प्रोवाइड करें, साथ में टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करें, ताकि हम अपने आप को बेटर तैयार कर सकें अगेंस्ट द वैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। और ये डेवलप कंट्रीज दोनों चीज के लिए कभी एग्री होती नहीं है प्रॉपर तरीके से। बट एट द सेम टाइम डेवलपिंग कंट्रीज ब्लेम करती रहती हैं कि नहीं, आप ही जिम्मेदार हो, बस सारे हिस्टोरिकल जो भी एमिशंस किए हैं वो आप ही ने किए हैं। बट एट द सेम टाइम डेवलपिंग कंट्री शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इनके पास खुद के पास फंड है, इनके पास टेक्नोलॉजीज हैं। अगर इनके यहाँ डिजास्टर आएंगे तो दे आर बेटर एबल टू कोप अप विद द डिजास्टर। बट अगर आपके यहाँ डिजास्टर आएंगे, अब जैसे इंडोनेशिया में अगर डिजास्टर आते हैं, तो वो उतनी अच्छे से कोप अप नहीं कर पाएगा जितना डेवलप कंट्रीज कर सकती हैं। तो रादर देन जस्ट ब्लेमिंग फॉर द हिस्टोरिकल एमिशन एंड ऑल दोज थिंग्स, दे शुड गो फॉर अ बेटर कोलैबोरेटिव पॉजिटिव एफर्ट कि सी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें टेक्नोलॉजी और फंड की क्यों जरूरत है। इंडोनेशिया पूरा का पूरा वहीं लाई करता है आपका सी के बीच में। ठीक है, कल मैंने इस पे एक सेशन किया था जहां पर मैंने आपको सब कुछ स्ट्रीट वगैरह कराई थी, वो बहुत जरूरी है वो लेक्चर। ओके, और मैंने यूट्यूब पे भी जो सेशन किया उसमें मैंने आपको ये सारी मैप लोकेशंस वगैरह दिखाई हैं, उससे क्वेश्चंस काफी आएंगे। ये सब आपके इतना काम का नहीं है, लॉन्ग कोविड एंड ऑल ये सब हमारे काम का नहीं। फर्म्स टोल्ड टू रन गैस यूनिट एज पावर आज क्राइसिस। अब समर्स आ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होती है, और इस साल टेम्परेचर भी थोड़ा अब नॉर्मल रहने की उम्मीद है। अब गैस बेस्ड यूनिट के थ्रू हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं ना, दी बेस्ट थिंग इज कि ये एक ट्रांजिशन फ्यूल माना जाता है। एक तरफ है फॉसिल फ्यूल लाइक कोल जो कि बहुत ज्यादा एमिशन करते हैं, दूसरी तरफ है सोलार, विंड एंड न्यूक्लियर जो कि क्लीन सोर्स माने जाते हैं, और इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई करता है ट्रांजिशन फ्यूल जिसको हम कहते हैं गैस बेस्ड एमिशन। क्योंकि जो गैस है वो एक तरीके से है तो फॉसिल फ्यूल ही, ठीक है, वो भी उसी तरीके से बनती है जैसे बाकी के फॉसिल फ्यूल बनते हैं। बट दी ओनली थिंग इज कि इसमें ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस नहीं होते, कम होते हैं। ओके, इसलिए इसको थोड़ा सा ट्रांजिशन फ्यूल माना जाता है, समवेयर मिडवे बिटवीन दी पॉल्यूटिंग सोर्सेज एंड क्लीन सोर्सेज। गवर्नमेंट ने ई कॉमर्स साइट्स को कहा है कि आप रिमूव कीजिए बॉर्नविटा को फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ हेल्थ ड्रिंक। देखिए, बिल्कुल हेल्थ ड्रिंक नहीं है, इसमें हद से ज्यादा शुगर है, हद से ज्यादा। अगे दिस बॉर्नविटा इट इज वेरी वेरी बैड। तो कई बार आपको ये ड्रिंक्स ना हेल्थ ड्रिंक के नाम पे बेची जाती हैं, बट दे आर वेरी बैड। तो इसको गवर्नमेंट ने कहा है कि आप रिमूव कीजिए इनको। ईरान सीज कंटेनर शिप, इजराइल वॉर्न्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एस्केलेशन। ठीक है, तो ये तो कल की न्यूज हो गई है, बाकी वहां अटैक शुरू हो चुका है एंड वॉर भी शुरू हो गई है दोनों के बीच। ओके, बाकी स्पोर्ट्स न्यूज़ है, संडे था तो सिर्फ 2-3 ही आर्टिकल थे। बाकी हमने इंडो यूएस डिफेंस के बारे में कुछ एग्रीमेंट्स देख लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने हेपेटाइटिस को डिटेल में समझा, वो ज़्यादा ज़रूरी था। और वेस्ट एशिया पूरा
जो कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है उसको समझा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।